हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ DIB दृष्टि आइज एंड बैंकिंग इंदौर। मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल से MPPSC मेंस में समाजशास्त्र के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में सेपरेट यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और पुरानी कक्षाएं देखना चाहते हैं तो आप YouTube प्लेलिस्ट पर MPPSC सोशलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो सब वहां पर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। चलिए, मेंस में यूनिट नंबर 3 जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र दिया हुआ है, हम अपने आज से यहाँ पर ये जो लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र। और ग्रामीण समाजशास्त्र में आज ग्रामीण समाजशास्त्र का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। ठीक, आज इसका ये पहला लेक्चर रहेगा यूनिट नंबर 3 में ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र में। चूँकि सिलेबस आप सबसे पहले देख लें इसका यूनिट नंबर 3 का ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र का, तो इसमें कुछ टॉपिक ग्रामीण समाजशास्त्र के हैं और कुछ नगरीय समाजशास्त्र के टॉपिक हैं। ये इतने टॉपिक ग्रामीण समाजशास्त्र के हैं। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद। इसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है किसान अध्ययन, 73वें संशोधन के पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण। फिर ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, बंधुआ मजदूरी, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। ये इतना सिलेबस ग्रामीण समाज का। उसके बाद फिर नगरीय समाज प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हम प्रारंभ कर रहे हैं ग्रामीण समाजशास्त्र से, तो ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम आपका टॉपिक है। यानी ग्रामीण समाज का जो अध्ययन किया जाता है उसके उपागम यानी पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। लेकिन ये जो सिलेबस है इसको पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्रामीण समाज क्या होता है, नगरीय समाज क्या होता है। बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो इसी पर है कि ग्रामीण समाज आखिर क्या है। जब आप ग्रामीण समाज समझ जाएंगे कि ग्रामीण समाज ये होता है तो उसके बाद ही फिर आप बाकी की चीज़ें पढ़ पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं कि आखिर ग्रामीण समाज किसे कहते हैं या ग्रामीण समुदाय किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि बात की जाए समुदाय की, तो समाजशास्त्र में समुदाय जो शब्द है, समुदाय के ऊपर एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा हुआ है। समुदाय समुदाय बेसिकली एक कोई निश्चित क्षेत्र होता है और उस निश्चित क्षेत्र में कुछ व्यक्ति निवास करते हैं और उनमें सामान्य रूप से सहयोग रहता है, उसे समुदाय के नाम से जाना जाता है। कोई भी गांव, नगर, देश, ये सब क्या होते हैं, ये निश्चित क्षेत्र में ही निवास करते हैं, तो इनको समुदाय कहते हैं। समाजशास्त्र में जब समुदाय का वर्गीकरण होता है तो वैसे कई सारे तरीके से होता है, लेकिन एक तरीका जो उसका ये है, 4 भागों में हम बांट देते हैं। पहला क्या है, ग्रामीण समुदाय। समुदाय का एक वर्गीकरण ग्रामीण समुदाय की कैटेगरी में आता है। दूसरा कस्बा, यानी ग्रामीण समुदाय की जब जनसंख्या बढ़ जाती है, थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो कस्बे में कन्वर्ट हो जाता है, टाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें डेवलपमेंट होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, नगरीय समुदाय में कन्वर्ट हो जाता है। और इससे बड़ा फिर डेवलपमेंट जब होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्षेत्र में या महानगरीय क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामीण समुदाय हमको यही देखना है। उसके बाद फिर हम नगरीय समुदाय पर जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। तो ग्रामीण समुदाय यानी एक समुदाय की श्रेणी में आता है, भले चाहे हम उसे समाज बोलते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो क्या है, वो समुदाय है। कोई भी गांव एक समुदाय होता है क्योंकि वो एक निश्चित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता है। अब बात आती है ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछने में आ सकता है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं बताइए, या आपसे ये पूछ सकते हैं
ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए, या आपसे ये पूछ सकते हैं ग्राम की विशेषता बताइए। तीनों का आंसर एक ही है। क्या क्या विशेषता है, आपको केवल पॉइंट्स याद रखना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या, कृषि की प्रधानता। गांव में क्या होता है, सबसे मुख्य अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन क्या होता है, कृषि होता है। तो गांव में कृषि और कृषि से संबंधित रोजगार वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पशुपालन हो, दुग्ध पालन, सब्जी का उत्पादन, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो चीजें कृषि के साथ संबंधित हैं वो आपको ग्राम में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले विशेषता क्या है कि कृषि की प्रधानता होती है। दूसरा, प्रकृति से निकटता। गांव अपने चारों ओर क्या होता है, प्रकृति से निकट होता है, यानी गांव के आसपास क्या मिलेगा, या तो आपको वीरान खेत मिलेंगे या फिर जंगल मिलने वाला है, सारे पशु पक्षी मिलेंगे वहां पर, आपको तालाब भी मिल सकता है, कोई नदी मिल सकती है, कुएं होते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रकृति से निकटता होती है किसमें, गांव में। तीसरा, प्राथमिक संबंधों की बहुलता। प्राथमिक संबंध, प्राथमिक संबंध से तात्पर्य यह हो जाता है, सामाजिक संबंधों में प्राथमिक संबंध, इसका मतलब होता है फेस टू फेस रिलेशन। ठीक, फेस टू फेस, फेस टू फेस मतलब आमने सामने के संबंध। गांव चूंकि छोटा होता है, सब एक दूसरे को वहां पर जानते हैं और बड़े घनिष्ठता से जानते हैं। ठीक, किसी से यदि किसी को कोई बात करनी होती है तो आमने सामने जाकर के वो बात कर लेता है। तो आमने सामने के जो संबंध होते हैं, जब कोई माध्यम नहीं होता है संबंधों का, तब क्या होता है, वो प्राथमिक संबंध कहलाते हैं। ठीक, तो आमने सामने जब दो लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी माध्यम के, जैसे मोबाइल फोन या वीडियो कॉल, ये सब नहीं होगा, तो गांव में क्या होगा, प्राथमिक संबंध। और प्राथमिक संबंध कैसे होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। जनसंख्या की कमी, गांव की जनसंख्या कैसे होती है, कम होती है, ये हम सब जानते हैं। जनसंख्या बढ़ जाती है तो वो टाउन में कन्वर्ट होता है थोड़ा डेवलपमेंट के साथ। तो गांव में जनसंख्या कैसी रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट, गतिशीलता का अभाव। तो देखिए, गतिशीलता जो शब्द आता है, गतिशीलता का तात्पर्य हो जाता है कि सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता से मतलब क्या है कि गांव में लोग क्या है कि जैसे आप देखें, गांव में धर्म की प्रधानता होती है, जाति व्यवस्था की प्रधानता होती है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण समाज एक स्थायी समाज होता है। ग्राम में परंपरा प्रथा, इनका महत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये लोग ज़्यादा आधुनिक नहीं होते हैं, इसलिए गांव को क्या बोला जाता है कि यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है, कम होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक गतिशीलता आपको ज़्यादा मिलने वाली है। यहाँ लोग अपना सामाजिक स्टेटस ये सब नहीं बदल सकते। समुदाय का छोटा आकार, क्योंकि जनसंख्या कम है इसलिए समुदाय का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। सरल एवं सादा जीवन, गांव कैसा रहेगा, सरल जीवन है, सादा जीवन है, वो बहुत ज्यादा नगरीय क्षेत्रों की तरह आर्टिफिशियल या दिखावा या आधुनिकता, ठीक, या पश्चिम का प्रभाव के खान पान ऐसा हो रहा है, इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ करके अपने आप को आधुनिक दिखाना चाहते हैं, ऐसा गांव में नहीं होता है। गांव का सरल एवं सादा जीवन होता है। वो अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा शुद्ध खाना जरूर खाएंगे लेकिन दिखावे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। धर्म प्रथा एवं रूढ़ियों का महत्व था। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें पूरा का पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। या प्रथा और परंपराएं, रूढ़ियां, इनका बहुत महत्व होता है। यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई शांत हो गया और उसकी 13वीं हो रही है तो पूरा का पूरा गांव का निमंत्रण होता है उसमें, और सभी लोग उसमें जाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। किसी के यहाँ विवाह भी होता है तो सब एक दूसरे की मदद करते हैं उसमें। तो प्रथा और रूढ़ियों का बहुत महत्व होता है। यदि कोई प्रथा चली आ रही है गाँव में, ठीक, तो उसे आप नहीं तोड़ सकते। सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना जो मैंने अभी आपको बताया, आपस में सहयोग की भावना। जैसे किसी के यहाँ विवाह का कार्यक्रम है तो सब बिना बताए पहुंच जाएंगे और उसके यहाँ हेल्प करेंगे। ठीक, गांव के किसी की व्यक्ति को किसी दूसरे गांव के व्यक्ति ने यदि मारपीट कर दी तो पूरा का पूरा गांव ट्रैक्टर में भर भर के पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए, आपको मालूम है। तो सामुदायिक भावना यानी कि हम की भावना, सहयोग बहुत करते हैं।
संयुक्त परिवार, ठीक, संयुक्त परिवार यानी कि अभी आपको संयुक्त परिवार मैंने पढ़ाया है। तो जो संयुक्त परिवार होता है उसमें 2 या 3 और 3 से ज्यादा पीढ़ियों के लोग रहते हैं। क्योंकि गांव में क्या है, कृषि एक अर्थव्यवस्था का कहना चाहिए कि प्रमुख अर्थव्यवस्था क्या है, कृषि है। और कृषि चूंकि बहुत बड़ा काम होता है, उसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं। जाति व्यवस्था, गांव में क्या मिलेगा आपको, जाति व्यवस्था मिलेगी। वहाँ जाति का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। आपका पूरा का पूरा सोशल स्टेटस इस पर निर्भर करता है कि कौन सी जाति वहाँ पर प्रभु जाति के रूप में देखी जाती है, किस जाति का प्रभाव ज़्यादा है, और उसी जाति का महत्व वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने गांव की विशेषता बताई है। आपसे समाजशास्त्रियों के नाम से भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने गांव की या ग्रामीण समाज की क्या विशेषता बताई है। जैसे बर्ट्रांड, बर्ट्रांड ने ग्रामीणता या ग्रामीण समुदाय की विशेषता बोलते हैं आप, ग्रामीणता का निर्धारण 2 आधारों पर किया है। यानी इन्होंने ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं 2 बताई हैं। क्या, कृषि द्वारा जीवन यापन, यानी ये बोलते हैं कि ग्राम वो है जहाँ पर कृषि जीवन यापन का साधन है। और दूसरा क्या बताते हैं कि कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, यानी जनसंख्या घनत्व कैसा है वहाँ पे, कम है। ये 2 विशेषताएं हैं, तो वो क्या है, गांव है। नेक्स्ट, लुई डेमो, लुई डेमो ने ग्रामीण समाज का बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लुई डेमो के नाम से आपसे बहुत पूछने में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। लुई डेमो ग्रामीण समाजशास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या परिभाषा है इनकी, गांव एक राजनीतिक समुदाय है। यानी गांव को ये क्या बोल रहे हैं, ये राजनीतिक समुदाय से संबोधित कर रहे हैं जो जमीन से जुड़ा होता है तथा परंपरागत अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जमीन से जुड़ा ऐसा मतलब वो सरल होते हैं, सादा जीवन होता है उनका। और परंपरागत अर्थव्यवस्था यानी कृषि जो की जाती है वो परंपरागत तरीके से की जाएगी, यानी कि बैल और हल से खेत की जुताई की जा रही है, या चारा छाटा जा रहा है तो वो हाथ से, फसल काटी जा रही है तो भी हंसी से काटी जा रही है। सारा काम कैसा हो रहा है, वो मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो वो अर्थव्यवस्था कैसी है, परंपरागत अर्थव्यवस्था यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, यानी आधुनिक श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, लुई ड्यूमो का स्टेटमेंट है। सोरोकिन, समाजशास्त्री पितरिम सोरोकिन अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इनका स्टेटमेंट क्या है, गांव एक ठहरे हुए पानी या शांत जल के समान है, जबकि नगर केतली में उबलते हुए जल के समान। देखिए ये स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट कई बार पूछ ले जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। क्योंकि इस तरीके के स्पेशल स्टेटमेंट होते हैं, तो ये स्पेशल स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सोरोकिन क्या बोलते हैं, गांव कैसा है, ठहरे हुए शांत जल के समान, यानी गांव कैसा है, एक सरल समुदाय की श्रेणी में सम्मिलित होता है। गांव के लोग सरल होते हैं। जबकि नगर क्या है, केतली में उबलते जल के समान, यानी यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता कैसी है, सामाजिक गतिशीलता भी ज़्यादा है और सामाजिक संबंधों में जटिलता भी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने, यानी कौन, सोरोकिन, सोरोकिन ने क्या किया, जिमरमैन दूसरे समाजशास्त्री हैं सोरोकिन और जिमरमैन, तो जिमरमैन के साथ मिलकर एक बुक लिखी है। कौन सी, 2 बुक हैं, रूरल प्रोफाइल और दूसरा क्या है, ए सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी। ये दोनों ही बुक इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं, रूरल प्रोफाइल और दूसरी सोर्स बुक इन रूरल सोशोलॉजी। ये आपसे बुक यदि पूछने में आती है तो ध्यान रखिएगा, सोरोकिन और जिमरमैन, ये इन दोनों ने ही मिलकर लिखी हैं। क्या बोलते हैं, इनके अनुसार गांव प्रकृति के निकट है, यहाँ श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन देखिए नहीं है, ऐसा मतलब इनका यह है कि यहाँ पे श्रम विभाजन सरल होता है। किस तरीके से, ये पुरुषों का काम है, ये महिलाओं का काम है, ये बुजुर्गों का काम है, ये युवाओं का काम है। तो श्रम विभाजन नहीं है, मतलब क्या है, काम परंपरागत तरीके से किया जाता है। केवल प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया
आमने सामने के संबंध कैसे होते हैं? प्राथमिक संबंध। तो प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं तथा यहाँ परिवर्तन कम होते हैं। परिवर्तन से मतलब यदि बाल विवाह की प्रथा चल रही है तो वो वहाँ पर चलती रहेगी, या और जो भी प्रथाएं चल रही हैं वो गांव में प्रथाएं लगातार चलती हुई मिलेंगी आपको, चेंजेस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यानी सामाजिक गतिशीलता गांव में नहीं मिलेगी ज़्यादा। तो ये स्टेटमेंट किनके हैं? सोरोकिन और जिमरमैन दोनों के। चार्ल्स मेटकॉफ, ये ब्रिटिश ग्रामीण समाजशास्त्री हैं चार्ल्स मेटकॉफ। 1833 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्रों के समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पूछा भी गया है एमपीपीएससी में कि किसने भारतीय ग्रामों को गणतंत्र के समान कहा है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा है कि भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र, गणतंत्र को उन्होंने इसलिए बोला था कि चूंकि गांव कैसा था, वो अपने डिसीजन खुद ले लेता था, वहाँ की जो पंचायत हुआ करती थी। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने ये देखा कि यहाँ पंचायत अपने आप में एक छोटे गणतंत्र के समान ही है, यानी यहाँ पे वोटिंग भी हो जाती है, सारी चीज़ों के निर्णय भी हो जाते हैं, दंड व्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है, सब कुछ आपको एक गांव में मिल जाएगा। इसलिए वो क्या बोलते हैं चार्ल्स मेटकॉफ? छोटा गणतंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चार्ल्स मेटकॉफ का, इसे आपको याद रखना है। लेकिन क्या है, भारतीय समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने मेटकॉफ के विचारों का विरोध किया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स मेटकॉफ का जो गणतंत्र का स्टेटमेंट है उसका विरोध कौन कर रहा है। ये सब 2 मार्कर में पूछ सकते हैं आपसे। ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिखना, कौन सा स्टेटमेंट किसका है, किसने किसका समर्थन किया, किसका विरोध किया, ये सब 2 मार्कर के हैं। तो इन्होंने विरोध किया और क्या बताया? भारतीय गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि ये विवाह धर्म के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि गणतंत्र बोल दिया तो गणतंत्र बोलने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, सब कुछ, उसे दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। मेटकॉफ साहब ने क्या किया है? जजमेंट गलत लगा लिया है। क्यों? क्योंकि विवाह को लेकर के दूसरे गांव में विवाह करना पड़ता है, और धर्म के आधार पर भी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। कई सारे गांवों में क्या होता है, अपने ही ग्राम में विवाह करने की मनाही होती है। हरियाणा के कई सारे गांव होते हैं जहां पर अपने ही गांव में विवाह नहीं किया जाता। तो इसलिए क्या है, विवाह को लेकर के एक दूसरे पर निर्भर है, और धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी एक दूसरे पर निर्भर है। कौन बताता है? एम.एन. श्रीनिवास किसका अपोज कर रहे हैं? चार्ल्स मेटकॉफ के स्टेटमेंट का कि भारतीय गांव छोटे छोटे गणतंत्र के समान हैं। 1860 में ब्रिटिश विशेषज्ञ हेनरी मैन, इनका नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इनके बारे में भी पूछने में आता है ग्रामीण समाजशास्त्र में। हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक, कौन सी है? विलेज कम्युनिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, आपको ये बुक भी याद रखना है, हेनरी मैन की बुक है विलेज कम्युनिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसमें बताया कि भारतीय गांव शाश्वत है। शाश्वत मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा, शाश्वत है। साथ ही ये आत्मनिर्भर भी हैं। तो ये भी चार्ल्स मेटकॉफ की तरह बोल रहे हैं, क्या? आत्मनिर्भर समुदाय। तो हेनरी मैन आत्मनिर्भर शब्द का यूज करते हैं, जबकि चार्ल्स मेटकॉफ गणतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों का उद्देश्य एक ही है, बताना कि भारतीय गांव आत्मनिर्भर है। मैक्स वेबर जाने माने समाजशास्त्री, ठीक, इनके अनुसार भारतीय गांव धर्म एवं जड़ता, जड़ता से मतलब क्या है? परंपरा, प्रथा, इनमें जड़ता होती है, यानी जो परिवर्तित नहीं होता है वो जड़ता कहलाता है। भारतीय गांव धर्म एवं जड़ता से परिभाषित होते हैं, यानी भारत में आपको धर्म का प्रभाव ज्यादा मिलेगा मैक्स वेबर के अनुसार,
जड़ता मिलेगी, यानी ये परिवर्तित नहीं होते। किंतु भारतीय विद्वान जी.आर. मदान ने इनके विचारों का विरोध किया। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा समाजशास्त्री, ये चूंकि पश्चिमी समाजशास्त्री है, देखिए पश्चिमी समाजशास्त्री ने अपने अनुसार भारतीय गांव का अध्ययन किया है, पश्चिमी विचारधारा से किया है। भारतीय समाजशास्त्री चूंकि भारत के हैं और उन्हें मालूम है कि भारतीय गांव क्या होते हैं, इसलिए कई भारतीय समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने पश्चिमी समाजशास्त्रियों के विचारों का विरोध किया है। तो उनके नाम आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, जी.आर. मदान ने क्या किया है, मैक्स वेबर के विचारों का विरोध किया। 1930 में रॉबर्ट रेडफील्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ग्रामीण समुदाय को लेकर के रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में आपसे 100% पूछेंगे। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज का अध्ययन करके एक बुक लिखी है, बुक का नाम है लिटिल कम्युनिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, आपसे यूं ही पूछ सकते हैं लिटिल कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों को क्या बोला है, लघु समुदाय बताया और इसके 4 लक्षण बताए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 मार्कर में पूछ सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय कौन बोलता है। एक्चुअली लिटिल कम्युनिटी, ये जो बुक है लिटिल कम्युनिटी, इसका आप हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, लघु समुदाय। तो लिटिल कम्युनिटी बुक रॉबर्ट रेडफील्ड की है, जिसमें उन्होंने लिटिल कम्युनिटी की ही अवधारणा दी है, यानी लघु समुदाय की अवधारणा दी है। गांव को क्या बोला है, लघु समुदाय। 4 लक्षण बताए, इंपॉर्टेंट है। पहला बात क्या है, लघुता, गांव छोटा होता है। विशिष्टता बताते हैं ये कि गांव में क्या होता है, अलग अलग गांव में कुछ विशिष्ट प्रथाएं परंपराएं चलती रहती हैं, हर एक गांव अपने विशिष्ट कारण से जाना जाता है। समरूपता, गांव में लोग लगभग एक जैसा काम करते हैं, लगभग एक जैसे उनके व्यवहार होता है, उनकी संस्कृति भी लगभग एक जैसी रहती है, बहुत अलग अलग चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जैसे नगर में देखने को मिलती हैं। और वही बात आत्मनिर्भरता, यानी गांव में उनकी सारी इच्छाएं, उनके सारी आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती हैं, दूसरे की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो ये 4 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट रेडफील्ड की। कौन कौन सी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। रेडफील्ड के शिष्य मैककेम मेरिट, ठीक, नाम क्या है, मैककेम मेरिट, रेडफील्ड के शिष्य हैं। 1950 में शिकागो विश्वविद्यालय के एक सेमिनार में भारतीय गांव की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। तो रेडफील्ड की विशेषताएं आपने देख ली। अब उनके स्टूडेंट कौन, मैककेम मेरिट, इन्होंने भी भारतीय गांव का अध्ययन किया और शिकागो विश्वविद्यालय में एक सेमिनार था, वहां उन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, भारतीय गांव भारतीय सामाजिक संरचना का एक अंग है, यानी भारत की यदि सामाजिक संरचना देखी जाए तो उसमें गांव सामाजिक संरचना का एक हिस्सा हो जाएगा। सामाजिक संरचना से मतलब हो जाता है, जैसे भारतीय सामाजिक संरचना में धर्म, जाति, संस्कृति, ये सब सामाजिक संरचना के हिस्से हैं। तो इनका ये कहना है, किनका, मैककेम मेरिट का, कि भारतीय गांव सामाजिक संरचना का एक हिस्सा है। ग्रामीण लोग अपने अपने गांव के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जैसे गांववाद, या आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ग्रामवाद। क्योंकि वाद लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, अपने गांव को लेकर के प्रतिबद्ध रहना, यानी आपके गांव के विरोध में कोई यदि बोल रहा है तो तुरंत विरोध प्रदर्शित कर देना। कुल मिलाकर के अपने गांव के प्रति क्या रखना, पूरी तरह से समर्पण रखना, ठीक, ये क्या कहलाता है, ग्रामवाद, अपने गांव को महत्व देना। तो 2 विशेषताएं हो जाती हैं, भारतीय गांव भारतीय सामाजिक संरचना का हिस्सा है और दूसरा, भारतीय गांवों में क्या पाया जाता है, ग्रामवाद की भावना पाई जाती है। कौन बोल रहा है, मैककेम मेरिट बोल रहे हैं। चलिए, प्रत्येक गांव का एक विशिष्ट नाम तथा
एक विशिष्ट संस्कृति होती है। देखिए ग्रामीण समुदाय की अब ये सामान्य विशेषताएं, ये जो बताई जा रही थी इसके पहले आपको, ये अलग अलग समाजशास्त्रियों के अनुसार बताई जा रही थी। अब बात करें हम सामान्य विशेषताओं की, किसकी? ग्रामीण समुदाय या गांव की या ग्रामीण समाज की सामान्य विशेषताएं। पहला क्या है? विशिष्ट नाम होता है और विशिष्ट संस्कृति होती है। कोई ना कोई गांव किसी न किसी नाम से जाना जाता है और किसी न किसी संस्कृति से जाना जाता है। देखिए आप सभी लोगों ने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, तो आपको गांव उसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नाम, जैसे फुलेरा, पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा नाम है, और वहाँ अलग अलग उनकी संस्कृति भी होती है। गांव में काल्पनिक नातेदारियां भी होती हैं। काल्पनिक नातेदारी से मतलब क्या है? क्योंकि घनिष्ठता इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे पड़ोसियों में ही इतनी ज्यादा घनिष्ठता हो जाती है कि वो एक ही परिवार के और अपने आप को क्या मान लेते हैं? नातेदार मान लेते हैं। भारतीय गांव धर्म एवं जाति के आधार पर बसे होते हैं। यानी क्या होता है? एक जाति के लोग एक जैसे, मतलब आप एक ही गली मोहल्ले में निवास करते हुए मिल जाएंगे, या धर्म पता कर आपको हो सकता है ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक गांव में एक ही धर्म के लोग हैं, दूसरा गांव तो दूसरे धर्म के लोग वहां पर रह रहे हैं। इस आधार पर भारतीय गांव बसे हुए रहते हैं। तो धर्म और जाति के आधार पर बसे हुए मिल जाएंगे आपको। जनसंख्या के आधार पर भारत के गांवों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, ये अब क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अब देखिए हम इसके पहले क्या देख रहे थे? हम इसके पहले देख रहे थे विशेषताएं। विशेषताएं यदि आपसे पूछते हैं तो अभी तक आपने जितनी विशेषताएं पढ़ी हैं आप उनको मिला जुला करके लिख सकते हैं, या समाजशास्त्रियों के आधार पर भी लिख सकते हैं। यदि आपसे लॉन्ग आंसर में पूछने में आ रहा है तो आप समाजशास्त्रियों के आधार पर भी लिखेंगे और इसके अलावा सामान्य विशेषताएं भी लिखेंगे। समुदाय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो पहली बात तो क्या है कि ग्रामीण समुदाय जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत होता है। 200 से 500 जनसंख्या वाले गांव होते हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है। ये पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं। दूसरा, 500 से 1000 जनसंख्या वाले गांव, और ऐसे गांवों की जनसंख्या सबसे अधिक, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो गांव मिलते हैं उनकी जनसंख्या कैसी है? 500 से 1000। दूसरा, नंबर 3, 1000 से 2000 वाले, फिर 2000 से 3000 वाले, और 3000 से 5000 वाले। तो ये सामान्य वर्गीकरण है जो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर भारत सरकार ग्रामीण विकास की योजनाएं भी बनाती है। इरावती कर्वे एक जानी मानी समाजशास्त्री, इन्होंने भारत में गांव का अध्ययन किया है, परिवार व्यवहार नातेदारी का भी अध्ययन किया है, कई सारी पुस्तकें लिखी हैं इरावती कर्वे ने। तो इरावती कर्वे ने भी भारतीय गांवों का वर्गीकरण किया है। ये आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या वर्गीकरण है? मैदानी आयताकार गांव। आयताकार गांव से मतलब क्या है? ये बड़े गांव होते हैं, और चूंकि मैदानी क्षेत्र जहां पे ज्यादा होता है तो यहाँ बड़े बड़े गांव आपको मिल जाएंगे। तो कहाँ? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ये क्या है? ये मैदानी भाग है, उत्तर भारत का मैदान है। यहाँ पर आपको गांव कैसे मिलेंगे? बड़े बड़े गांव मिलेंगे, आयताकार गांव मिलेंगे, यानी चौड़ाई में बहुत ज्यादा है। दूसरा, केंद्रीकृत गांव। इनका क्षेत्र छोटा होता है तथा पठारों पर बसे होते हैं, जैसे दक्षिण भारत के गांव। क्योंकि दक्षिण भारत में क्या है, आपको दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र ज्यादा है, तो वहां गांव आपको कैसे मिलेंगे? छोटे मिलेंगे और बड़े सेंट्रलाइज मिलेंगे। तो पहला क्या है? मैदानी आयताकार। दूसरा क्या मिल जाएगा? केंद्रीकृत गांव। तीसरा, रैखिक गांव, यानी एक लाइन में है। ऐसे गांवों के बीचों बीच एक लंबी सड़क होती है जिसके दोनों ओर मकान बने हुए होते हैं। कोंकण क्षेत्र में ऐसे ही गांव पाए जाते हैं। इसके अलावा बंगाल, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी ऐसे गांव पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो गांव मिलेंगे ना आपको, ये तटीय भागों में मिलेंगे, क्योंकि समुद्र तट का जो पानी होता है वो यहाँ अंदर आ जाता है, और यहाँ पानी समुद्र का बहुत ज्यादा होता है,
इसलिए गांव बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं मिलेगा आपको। गांव जो समुद्र का पानी अंदर आता है उसे हम बैक वाटर या लगून के नाम से जानते हैं। चिल्का मतलब जैसे चिल्का झील, ये सब कैसे हैं, लगून है। तो यहाँ जो आपको गांव मिलेंगे ये कैसे मिलेंगे, पतले मिलेंगे और रेखीय मिलेंगे, यानी एक लाइन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चौड़ाई में बसने की जगह नहीं है, क्योंकि चारों ओर बैकवाटर्स। बिखरे हुए गांव यानी कि कुछ लोग एक जगह रह रहे हैं, एक कुछ लोग दूसरी जगह। ये क्या है, पहाड़ी इलाकों में। क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, आपको पता चल रहा है कि 150 परिवार एक जगह रह रहे हैं, छोटा सा गांव है, छोटे छोटे गांव मिलेंगे आपको। फिर 10-15 किलोमीटर के बाद दूसरे घाटी आती है, तो वहां गांव मिलेगा। क्योंकि पहाड़ पे बसे हुए होते हैं, इसलिए इनको भी ज्यादा फैलने की जगह नहीं मिलती है। तो ये 4 भाग हैं, किसने बताया, इरावती कर्वे ने। तो ये ग्रामीण समुदाय का वर्गीकरण हुआ। और ये ग्रामीण समुदाय का जो एक इंट्रोडक्शन था, जिसको मैं आपसे बता रहा था कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ग्रामीण समुदाय क्या होता है। ठीक है, तो ये सरलता है, इसमें पॉइंट वाइज आपको याद रखना है, बाकी आप उदाहरण के साथ लिखते जाएं। नेक्स्ट वाला रहेगा लेक्चर, वो टू द पॉइंट हमारे सिलेबस से चालू हो जाएगा कि ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, यानी ग्रामीण समाज का अध्ययन चूंकि भारतीय समाजशास्त्रियों ने भी किया है, पश्चिमी समाजशास्त्रियों ने भी किया है। अध्ययन का सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो वो क्या क्या दृष्टिकोण है ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।